इस प्रकार करने में कुछ गलतियां करता है। उदाहरण के रूप में बालक सभी औरतों को माँ बुलाता है और सभी पुरुषों को पिता बुलाता है। इस प्रकार वर्गीकरण करने में कुछ गलतियां होती हैं, उसके उदाहरण के रूप में हम इसे लेते हैं। इसे भावनात्मकवाद कहते हैं, प्री कंसेप्शनल फेस भी कहते हैं। यह दूसरे स्तर के अंतर्गत आता है जो पूर्व प्रचालक दशा कहा जाता है। और इसके अंतर्गत और एक अंश आता है कि एक सर्वात्मवाद कहते हैं। सर्वात्मवाद के अंतर्गत एनिमिज्म, इसे अंग्रेजी में एनिमिज्म कहते हैं। अर्थात इस दशा में बालक सभी वस्तुओं को, सभी खिलौनों को और निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव विषयों को वह प्राणी मात्र समझने लगता है। सूरज और चांद को प्राणी मात्र समझता है और उसी प्रकार खिलौनों को भी प्राणी मात्र समझता है। इसलिए बालक इस दशा में अपने खिलौनों को नहाता है, अपने खिलौनों को सुलाता है, अपने गोद में लेता है, उन्हें समझाता है। इस प्रकार बालक का व्यवहार होता है। इस प्रकार बालक अपने खिलौनों के साथ या अपने आसपास में रहने वाले वस्तुओं के साथ प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसे ही सर्वात्मवाद कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एनिमिज्म भी कहते हैं। अर्थात सूरज चांद भी प्राणी मात्र हैं। सूरज और चांद भी प्राणी मात्र होते हैं और खिलौनों को मुख्य रूप से बालक में इस प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। खिलौनों को नहाता, भोजन खिलाता, उनमें गोद में लेता। इस प्रकार का व्यवहार बालक में इस दशा में दिखाई देता है। इसे सर्वात्मवाद कहते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को एनिमिज्म या सर्वात्मवाद कहते हैं। और उसी प्रकार पूर्व प्रचालक दशा के अंतर्गत और भी कई विशेषताएं होती हैं। अर्थात वातावरण के साथ बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उनके उदाहरण के रूप में उनसे संबंधित हम सेल्फ सेंट्रिज्म और एक अंश को लेते हैं। सेल्फ सेंट्रिज्म कहते हैं। सेल्फ सेंट्रिज्म मानी ये अहम केंद्र भावना भी कहते हैं, सेल्फ सेंट्रिज्म कहते हैं। अर्थात बालक सोचता है कि उसके साथ ही सूरज चांद भी चलने लगता है। इस प्रकार बालक सोचता है या कल्पना करता है ये दुनिया, सारी दुनिया और ये पृथ्वी और आकाश और उसके आसपास के चारों में रहने वाले अनेक वस्तुएं उसके साथ ही आते रहते हैं, आने लगते हैं। इस प्रकार सोचता है। इस केंद्र में बालक, इस दशा में बालक अपनी दुनिया में अपने को ही केंद्र मानता है। सूरज, चांद, नक्षत्र, मेघ आदि उसके साथ ही चलने लगते हैं। इस प्रकार बालक सोचता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही हम सेल्फ सेंट्रिज्म कहते हैं। इसे ही हिंदी में अहम केंद्र भावना कहते हैं।
पूरी दुनिया में बालक को अपने को ही केंद्र समझता है और पूरी दुनिया के बीच में वह अपने अस्तित्व को समझता है और सभी उसके साथ ही आते रहते हैं। इस प्रकार सोचने की प्रवृत्ति को ही सेल्फ सेंट्रिज्म कहते हैं या अहम केंद्र भावना कहते हैं। और उसी प्रकार ये प्रचालक दशा के अंतर्गत ये सर्वात्मवाद, एनिमिज्म और भावनात्मकवाद, प्री कंसेप्शनल फेस और उसके साथ साथ अहम केंद्र भावना अर्थात सेल्फ सेंट्रिज्म, इसके साथ साथ संचित भावना भी होती हैं। संचित भावना मानी कंजर्वेशन, इसे अंग्रेजी में कंजर्वेशन कहते हैं। अर्थात बाह्य स्वरूप में परिवर्तन करने पर या बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होने पर उसके लक्षणों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार का गुण, इस प्रकार ग्रहण करने का गुण बालक में विकसित नहीं होता है, उसे ही कंजर्वेशन कहते हैं। उदाहरण के देखने पर यहाँ पर बालक के सामने दो गिलासों में समान स्तर में पानी भरा हुआ था और एक गिलास को लेकर उसके स्थान पर उससे नाटा एक गिलास लेकर, एक चौड़ा गिलास लेकर उसमें वही पानी से भरा दिया और बालक से पूछा जाता है तो बालक कहता है कि जो लंबा गिलास है उसमें ही ज़्यादा पानी है। इसलिए दो गिलासों में एक ही परिमाण के गिलासों में पानी समान रूप से भरा होता है और एक गिलास को लेकर कहीं छिपा करके वही पानी दूसरे और गिलास में, चौड़े गिलास में, नाटे गिलास में भरा कर ये लंबे गिलास के पार्श्व में बगल में रखने पर बालक से पूछा जाए तो किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो बालक कहता है कि लंबा गिलास में ये पानी ज़्यादा है। इस प्रकार कहता है। अर्थात बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होने पर भी जो लक्षण होता है उन पर ही बालक का ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन बाह्य स्वरूप की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही हम संचित भावना, कंजर्वेशन, संचित माने कुछ भावनाओं को या कुछ लक्षणों को अपने मस्तिष्क में रख लेता है। एकाएक अगर उस वस्तु के परिमाण में परिवर्तन करने पर वह उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। इस प्रवृत्ति को ही संचित भावना या कंजर्वेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दो समान परिमाण वाले गिलासों में पानी समान रूप से भरा दिया। इनमें एक गिलास के स्थान पर चौड़ा गिलास समान पानी से भराकर बालक से प्रश्न पूछा जाए कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है, तो बालक कहता है कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही हम संचित भावना कहते हैं या कंजर्वेशन कहते हैं। यह भी ये
दूसरे स्तर के अंतर्गत आते हैं। ये अंतर्भावनावाद अर्थात प्री कंसेप्शनल फेस, और उसी प्रकार सर्वात्मवाद एनिमिज्म, और उसी प्रकार अहम केंद्रवाद अर्थात सेल्फ सेंट्रिज्म, और उसके बाद संचितवाद या संचित भावना कंजर्वेशन, ये सभी विशेषताएं दूसरे स्तर में हम पाते हैं। और उसी प्रकार इसके अंतर्गत और एक विशेषता भी आती है कि उसे यूनिडाइमेंशनलिटी भी कहते हैं। यूनिडाइमेंशनलिटी, व्हाट इज यूनिडाइमेंशनलिटी? अर्थात विभिन्न वस्तुओं के आकार के दृष्टिकोण को, विभिन्न वस्तुओं के आकारों के विषय में बालकों में एक स्थायी भावना होती है। जो वस्तुएं बालक के सामने प्रथम बार बालक के संपर्क में आती हैं तो उसी स्वरूप को बालक अपने मस्तिष्क में रख लेता है। बालक यह नहीं जानता है कि उन वस्तुओं के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, विभिन्न आकारों में उन वस्तुओं को बनाया जा सकता है। इस प्रवृत्ति को ही यूनिडाइमेंशनलिटी कहते हैं। अर्थात मिट्टी के जो पात्र हैं, मिट्टी के पात्र या बर्तन, और उसी प्रकार ये प्लास्टिक खिलौने, और उसी प्रकार थाली, और उसी प्रकार गेंद आदि खिलौनों के संबंध में रूप के बारे में बालक में एक स्थायी विचार होता है कि वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। बालक यह नहीं जानता है कि वे ये सभी विभिन्न प्रकार के रूपों में भी मिल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रूपों में भी इनको बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही हम यूनिडाइमेंशनलिटी कहते हैं। यूनिडाइमेंशनलिटी मानी विभिन्न प्रकार के आकारों में वस्तुओं को बनाने की तरीकों को, बनाने की विधि को बालक नहीं जानता है, उसे ही यूनिडाइमेंशनलिटी कहते हैं। और उसके बाद आता है एकमिति भावना या एकमितिवाद भी इसे कहते हैं। एकमिति भावना को अंग्रेजी में इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इर्रिवर्सिबिलिटी मानी बालक इस दशा में अपनी दृष्टिकोण से ही देखता है, अपनी ओर से ही विचार करता है, तर्क करता है। इसको ही हम एकमिति भावना या इर्रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। अगर बालक को प्रश्न पूछने पर तुम्हारा नाम क्या है, बालक अपना नाम बताता है। अगर बालक को वही प्रश्न हम बदला करके थोड़ा परिवर्तन करके पूछा जाने पर बालक नहीं बता पाता है। अगर बालक को तुम्हारे माता के पुत्र का नाम क्या है इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है तो बालक ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाता है। तुम्हारी बहन के भाई का नाम क्या है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो भी बालक उत्तर नहीं दे पाता है। तुम्हारे भाई, बड़े भाई का, छोटे भाई का नाम क्या है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो भी बालक उत्तर नहीं दे पाता है। इसका अर्थ यह होता है कि बालक केवल अपनी ओर से, अपनी दृष्टिकोण से, अपने कोण में सोचता है। दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, दूसरे व्यक्तियों के विचारों की दृष्टि से वह नहीं सोचता है। इसको ही हम एकमिति भावना या इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसलिए बालक को तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या, उत्तर देता है। तुम्हारे माता के पुत्र का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है प्रश्न पूछता है तो उत्तर नहीं दे पाता है, उत्तर नहीं देता है। इसे ही एकमिति या इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार दूसरे साल में प्रचालक दशा में ये सभी विशेषताएं आती हैं, जैसे कि प्री कंसेप्शनल फेस और आत्मा भावनावाद कहा जाता है, और उसी प्रकार सर्वात्मवाद जिसे
हम ये एनिमिज्म कहते हैं। और उसी प्रकार ये अहम केंद्रवाद अर्थात सेल्फ सेंट्रिज्म, और उसके बाद संचितवाद कंजर्वेशन, और उसके बाद यूनि डायमेंशनलिटी रूप परिवर्तनवाद, और उसके बाद एकमितिवाद या एकमिति भावना इर्रिवर्सिबिलिटी, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के अनुसार दूसरे स्तर के अंतर्गत लिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे पूर्व प्रचालक दशा के बाद तीसरी दशा या तीसरा स्तर, उसके अंतर्गत हम देखेंगे ये मूर्त प्रचालक दशा। तीसरा स्तर है मूर्त प्रचालक दशा कहते हैं। अर्थात मूर्त प्रचालक दशा यह तो 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक समझा जाता है। यह मूर्त प्रचालक दशा में, जैसे कि प्रचालक दशा में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, प्रचालक दशा में जो योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं का और भी विकास इस स्तर के अंतर्गत मूर्त प्रचालक दशा के अंतर्गत होता है। अर्थात बालक को यहाँ पर अपनी माता के पुत्र का नाम बताओ, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाने पर भी बालक उत्तर दे पाता है कि वह अपना नाम बताता है। अपने माता के पुत्र का नाम हो तो उसका ही नाम वह समझता है। इस प्रकार एकमिति इर्रिवर्सिबिलिटी की योग्यता में विकास हो जाता है। एकमिति या इर्रिवर्सिबिलिटी में विकास होता है। अर्थात माता के पुत्र का नाम क्या है, प्रश्न पूछे जाने पर भी वह उत्तर दे पाता है। अर्थात अपनी दृष्टिकोण के साथ साथ वह दूसरे व्यक्तियों की दृष्टिकोण से भी सोचता है, दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण में भी वह विचार करता है। इस प्रकार का विकास हम मूर्त प्रचालक दशा के अंतर्गत देखते हैं। और उसी प्रकार ये संचितवाद माने क्या है, जो रूप को बालक ने प्रारंभ में देखा उसी रूप संबंधी ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप में रख लेता है। अगर उस रूप में परिवर्तन होने पर वह ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण कर पाता है। अर्थात संचित भावना में विकास होता है। संचित भावना में अर्थात कंजर्वेशन में विकास होता है। अगर बालक के सामने 2 ग्लासों को समान परिमाण वाले समान पानी से भरा देने पर एक ग्लास के स्थान पर दूसरे ग्लास, मोटा ग्लास या चौड़ा ग्लास रखने पर भी समान पानी से वह बता देता है कि दोनों गिलासों में पानी समान स्तर में है। इस प्रकार उसमें संचित भावना में या कंजर्वेशन की योग्यता में विकास होता है। और उसी प्रकार यहाँ पर आगमनात्मक विचार, निगमनात्मक विचार, इन दोनों का भी विकास होता है। आगमनात्मक विचार मानी हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि विद्यालय में अगर प्रधानाध्यापक कहते हैं कि कल एक प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा और चौथी कक्षा, अर्थात प्रथम कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक छात्रों को कल छुट्टी होगी, इस प्रकार प्रधान अध्यापक कहते हैं तो बालक समझ लेते हैं कि प्रथम कक्षा से लेकर द्वितीय कक्षा के छात्रों को और तृतीय कक्षा के छात्रों को और चतुर्थ कक्षा के छात्रों को भी कल छुट्टी होगी। इस प्रकार के विचार को ही आगमनात्मक विचार कहते हैं। अगर प्रधान अध्यापक कहते हैं कि प्रथम और चौथी कक्षा के छात्रों के लिए भी कल छुट्टी होगी, इस प्रकार कहता है, तो भी बालक समझते हैं कि वहां पर द्वितीय और तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए भी छुट्टी होगी, इस प्रकार समझते हैं। इसे ही निगमनात्मक विचार कहते हैं। प्रथम और चौथी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्लास अर्थात प्रथम और चौथी कक्षा के छात्रों के लिए ही कल छुट्टी होगी, इस प्रकार कहने पर भी बालक सोचते हैं कि द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए भी कल छुट्टी होगी। इस प्रकार के विचारों को हम निगमनात्मक विचार कहते हैं। प्रथम और चौथी
प्रथम और चौथी, यहाँ पर प्रथम से चौथी कक्षा कहा जाता है। यहाँ पर प्रथम और चौथी कक्षा कहा जाता है। इस प्रकार आगमनात्मक निगमनात्मक विचारों का विकास इस दशा में, इस स्तर में होता है। और उसी प्रकार बालक को इस दशा में अपने किसी जगह से वह अपने घर को वापस आ सकता है, लेकिन वापस आने के रास्ते के बारे में पूछा जाता है तो बालक विवरण नहीं दे पाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी इस स्तर में पाई जाती है। और उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी विकास हो, प्रतिक्रिया संबंधी, विचार संबंधी, तर्क संबंधी, कल्पना संबंधी, निरीक्षण संबंधी, खोज संबंधी, ध्यान संबंधी आदि अनेक अंशों के बारे में जो भी विकास होता है वह केवल मूर्त विषयों तक ही सीमित होता है। मूर्त विषयों तक सीमित होता है। अर्थात बालक, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर बालक के सामने दो व्यक्ति हैं, अगर बालक के सामने दो औरतें या तीन औरतें हैं, या दो या तीन बालक हैं, बालक के सामने अन्य तीन बालकों को खड़ा करके इनमें से कौन लंबा है और कौन छोटा है, मोटा है कहने पर बालक उन प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। अगर बालक उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में केवल कल्पना करके उनके दोस्तों में से कोई तीन बालकों को लेकर उनमें कौन लंबा होता है और कौन नाटा होता है और कौन मोटा होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाने पर बालक उत्तर नहीं ठीक प्रकार से दे पाता है। इसे ही क्या कहते हैं? मूर्त विषयों तक सीमित होना। बालक के विचारों का विकास केवल मूर्त विषयों तक सीमित होता है। उसके उदाहरण के रूप में हम इस विषय को कह सकते हैं। ये है मूर्त प्रचालक दशा या मूर्त प्रचालक स्तर के बारे में। और उसके बाद हम मुख्य रूप से चौथा स्तर के अंतर्गत आते हैं। चौथा स्तर अमूर्त प्रचालक दशा कहते हैं। अमूर्त प्रचालक, चौथा स्तर अमूर्त प्रचालक स्तर कहते हैं। अमूर्त प्रचालक माने इसमें मुख्य रूप से अमूर्त विषयों तक बालकों के विचारों का विकास होता है, प्रतिक्रियाओं का विकास होता है। अमूर्त विषयों में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। मूर्त प्रचालक स्तर में जिस प्रकार कहा गया है कि बालक अपने समक्ष में रहने वाले तीन कोई भी बालकों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जाने पर उत्तर देता है, यहाँ पर बालक उनकी अनुपस्थिति में भी उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो बालक उत्तर दे पाता है, क्योंकि उसका विकास, उसकी अनेक प्रकार की योग्यताओं का विकास अमूर्त विषयों तक विकसित हो जाता है। यहाँ पर वह गंभीर विषयों जैसे न्याय और सम्मान और उसी प्रकार समग्रता और उसी प्रकार अखंडता आदि विषयों के बारे में गंभीर विचार प्रकट करता है। गंभीर विचार प्रकट करता है। इस प्रकार का विकास बालक में होता है। इसके संबंध में उदाहरण के रूप में कोई एक जूलॉजिकल पार्क में जाने पर वहाँ पर ये बाघों को देखने पर वहाँ पर बाघ लाल रंग के होते हैं तो बालक को प्रश्न पूछा जाने पर सभी बाघ लाल रंगे होते हैं क्या, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है तो बालक कहता है कि विभिन्न रंगों के बाघ या चीते होते हैं, केवल यहाँ पर लाल रंग के हैं, सफ़ेद रंगों वाले चीते और बाघ भी होते हैं। इस प्रकार बालक को उत्तर दे पाता है। अर्थात बालकों में विचारों का विकास अमूर्त विषयों तक फैला होता है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी अंश होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार चार प्रकार के सिद्धांतों के बारे में हम फिर एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। चार प्रकार के स्तरों में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को वर्गीकरण किया है। प्रचालक दशा है और दूसरा
पूर्व प्रचालक दशा है, और तीसरा मूर्त प्रचालक दशा है, और चौथा अमूर्त प्रचालक दशा है। और उसमें वहाँ पर देखने पर 1 महीने से 2 महीने तक, 4 महीने तक, 4 महीने से 8 महीने तक, 8 महीने से 12, 12 से 18, 18 से 24 महीने तक क्रमानुसार बालकों में प्रतिक्रियात्मक विकास कैसे होता है वातावरण के साथ कहा गया है। और उसके बाद पूर्व प्रचालक स्तर के अंतर्गत एनिमिज्म के बारे में कहा गया है, और उसी प्रकार कंजर्वेशन के बारे में कहा गया है, और यूनिडायमेंशनलिटी के बारे में कहा गया है, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में कहा गया है, सेल्फ सेंट्रिज्म के बारे में भी कहा, प्री कंसेप्शनल फेस के बारे में भी कहा गया है। और उसके बाद आते मूर्त विषयों। मूर्त विषयों में आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन दोनों का विकास हो जाता है, और एकमिति का विकास, सेल्फ सेंट्रिज्म का विकास भी होता है, और इरिवर्सिबिलिटी का विकास होता है, यूनिडायमेंशनलिटी का विकास हो जाता है। और अमूर्त प्रचालक दशा तक आते आते अमूर्त विषयों तक उसका विकास फैला होता है। वह अमूर्त विषयों के बारे में, गंभीर विषयों के बारे में भी, समस्याओं का हल करने में भी वह सफल हो जाता है। इस प्रकार जीन पियाजे ने 4 प्रकार के स्तरों में इस सिद्धांत का वर्गीकरण किया है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है। अब हम इन जो भी अंश पढ़ाए गए हैं, जैसे कि नैतिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, कार्ल रोजर्स का आत्मभावना का सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषागत विकास सिद्धांत, और उसके साथ साथ शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इन सब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो सीटेट में आए हैं और अन्य राज्यों के अन्य टेट परीक्षाओं में आए हैं, उन सब प्रश्नों के बारे में एक बार हम देखेंगे और उनका भी अध्ययन करेंगे। हाँ, यहाँ तक अब तो क्लास हो गई। इसके बारे में अगले अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह तो एक प्रमुख बात है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी का महसूस हो तो, अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अन्य छात्रों भी इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद है।